सोचिए, सुबह आपको पता चलता है कि आपके अपने भाई ने आपकी पुश्तैनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की तैयारी कर ली है। रजिस्ट्री की तारीख भी लगभग तय है। आप घबरा कर थाने पहुंचते हो और कहते हो, साहब जमीन मत बिकने दीजिए। लेकिन क्या सिर्फ पुलिस को कंप्लेन कर देने से जमीन की रजिस्ट्री रुक जाएगी? और अगर आपका भाई कह रहा है कि जमीन मेरे नाम पर है, मैं जिसे चाहूँ बेच दूंगा, तो क्या कानून वास्तव में उसे ऐसा करने की पूरी आज़ादी देता है? आज की वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट तुरंत निकालने चाहिए, कोर्ट में किस तरह की रिलीफ मांगी जा सकती है और कौन सी गलती आपकी पूरी स्ट्रेटजी खराब कर सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक कुमार झा। मैं सिविल और प्रॉपर्टी मैटर्स पे जुड़े मामले में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे चैनल पर हम कानून की ऐसी बातें करते हैं जो आम आदमी की रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट देखे सीधे लाई करना शुरू कर देते हैं। भाई से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, बायर से झगड़ा और फिर पुलिस के पास कंप्लेन। लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सबसे पहले आपको इमोशन नहीं, डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। आपको पता करना है ज़मीन किसके नाम पर है, किस डीड से आई है, क्या ज़मीन एंसेस्ट्रल है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड है, क्या पार्टीशन हुआ है, किसका पोजीशन है, क्या कोई प्रीवियस सेल डीड है, क्या म्यूटेशन हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपका लीगल राइट एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि ये हमारे दादा की ज़मीन थी अपने आप में हर मामले में पर्याप्त लीगल प्रूफ नहीं होता। अब मान लीजिए ज़मीन फैमिली प्रॉपर्टी है और कई लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। एक मेंबर कहता है मेरे नाम पर रिकॉर्ड है इसलिए पूरी ज़मीन मेरी है। यहीं पर आपको सावधान होना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन या किसी डॉक्यूमेंट पर नाम होना और फाइनल टाइटल राइट का सवाल हमेशा एक ही चीज़ नहीं होता। इसलिए केवल म्यूटेशन देखकर ये कंक्लूजन मत निकालिए कि ज़मीन का मालिक वही व्यक्ति है। आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स और पूरी चेन ऑफ टाइटल देखनी पड़ेगी। और अगर अपना शेयर या लीगल इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट का नेचर समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी हो रही है तो डिले मत करिए। पहला काम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए। दूसरा, सेल की प्रपोज ट्रांजैक्शन के बारे में जितना पॉसिबल हो सके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। किसके साथ डील हो रही है, किस प्रॉपर्टी की बात है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या एडवांस पेमेंट हुआ है, क्या रजिस्ट्री की डेट तय है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी डॉक्यूमेंट है। किसी कॉम्पिटेंट सिविल लॉयर को अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना लीगल पोजीशन तुरंत असेस करिए। क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि आपका राइट क्या है और किस राइट के वायलेशन का खतरा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट से ज़मीन की सेल या आगे का ट्रांजैक्शन रोकने की मांग की जा सकती है? हाँ, एप्रोप्रिएट फैक्ट्स और लीगल राइट्स होने पर सिविल कोर्ट में इंजंक्शन जैसा रिलीफ की मांग की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कोर्ट ऑटोमेटिकली सेल नहीं रोक देता है। कोर्ट फैक्ट्स देखेगा, आपका लीगल राइट क्या है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है, पोजीशन किसके पास है, क्या सेल का वास्तविक थ्रेट है या क्या कोई इरिपरेबल हार्म हो सकता है, या क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके पक्ष में है। इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन में ये लिख देना कि ये ज़मीन बिकने वाली है पर्याप्त नहीं होता है। आपको अपने क्लेम को डॉक्यूमेंट और फैक्ट से सपोर्ट करना होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझना। अगर मामला केवल ऑनरशिप या शेयर का सिविल डिस्प्यूट है तो पुलिस कंप्लेंट अपने आप ऑनरशिप डिसाइड नहीं करती है। और दूसरी तरफ अगर ट्रांजैक्शन में फोर्जरी, चीटिंग, इम्पर्सनेशन या कोई वास्तविक क्रिमिनल एलिमेंट है तो क्रिमिनल रेमेडी का सवाल अलग हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को समझते समय ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपके मामले में सिविल राइट का इशू है, क्रिमिनल ऑफेंस का इशू है, या दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स मौजूद है। यहीं पे सही लीगल स्ट्रेटजी बनती है। अब मान लीजिए आपने समय पर एक्शन नहीं लिया और रजिस्ट्री हो गई, तो क्या अब सब खत्म? नहीं,
अब मामला पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको ट्रांजैक्शन की लीगल वैलिडिटी, सेलर का राइट, बायर के पोजीशन, आपके ओन राइट्स और आपके अवेलेबल रेमेडी, इन सब को एग्जामिन करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा हमेशा यही कहना होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में प्रॉब्लम होने का इंतज़ार मत करिए। अगर आपको पहले से पता है कोई आपके प्रॉपर्टी राइट्स को इफेक्ट करने वाला कदम उठाने जा रहा है तो समय रहते लीगल एडवाइस लीजिए। और अब वो गलती जो बहुत लोग करते हैं, वो खुद बायर के पास पहुंच जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर ज़मीन खरीदी तो देख लेना। फिर व्हाट्सएप पर गाली गलौज शुरू हो जाता है, फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और बाद में यही चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। इसलिए अपने लीगल राइट्स के लिए लड़िए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए, रिटन कम्युनिकेशन रखिए और प्रॉपर लीगल रेमेडी सुरक्षित रखिए। तो आज की पूरी वीडियो सिर्फ 5 पॉइंट में याद रखिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने लीगल राइट पता करिए। नंबर 2, पूरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए। नंबर 3, सेल के वास्तविक थ्रेट का एविडेंस प्रिजर्व करिए। नंबर 4, फैक्ट्स के अनुसार अप्रोप्रिएट सिविल रेमेडी और इंजंक्शन की पॉसिबिलिटी के लॉयर को से एग्जामिनेशन कराइए। और नंबर 5, सिर्फ पुलिस कंप्लेंट्स करने से ये मत मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अगर आपके परिवार में भी ज़मीन को लेकर ऐसी सिचुएशन है तो इस वीडियो को खुद मत देखिए। जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके मामले में ज़मीन एंसेस्ट्रल है, जॉइंट है या किसी एक व्यक्ति के नाम पर है। मैं इसी टॉपिक की अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर ज़मीन एक भाई के नाम पर है तो क्या बाकी भाइयों का भी हिस्सा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रैक्टिकल लीगल प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज में समझाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं हूं एडवोकेट दीपक कुमार झा और मेरा उद्देश्य सिर्फ कानून बताना नहीं बल्कि आपको ये समझाना है कि आपको आपके लीगल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।